गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा की डेफिनेशन देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा अपने मनोभावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अपने जो भी विचार हैं, जो भी भाव हैं, उनको हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा बोलकर, सुनकर, पढ़कर एवं लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना एवं दूसरों के विचारों को समझना। भाषा का एकमात्र मुख्य साधन है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों के विचारों को समझना भाषा का एकमात्र और मुख्य साधन है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की डेफिनेशन, फिर भाषा बोलकर, सुनकर, पढ़कर एवं लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना एवं दूसरों के विचारों को समझना भाषा का एकमात्र मुख्य साधन है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। नोट डाउन करो। तो ये तो हो गई भाषा की डेफिनेशन। एक भाषा की डेफिनेशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। अब हम देखेंगे भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं और वो दो रूप कौन से हैं? पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा।
लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा की डेफिनेशन देखेंगे। मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाता है। यह भाषा का सर्वाधिक पुराना रूप है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है और यह भाषा का सर्वाधिक पुराना रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान में लिखित भाषा का प्रचलन ज़्यादा है। अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है और वर्तमान में यह महत्वपूर्ण है, इसका अधिक प्रचलन है। नोट डाउन करो इसको। दो रूप हमने प्रयोग के आधार पर देखे भाषा के, एक तो मौखिक और एक लिखित। इसके अलावा भाषा का एक रूप और होता है, वो होता है सांकेतिक, जिसका प्रयोग कम ही होता है। सांकेतिक भाषा का इसका प्रयोग कौन करता है? प्राचीन काल में सांकेतिक भाषा प्रचलन में थी। प्राचीन काल में सांकेतिक भाषा का प्रचलन था। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सड़क, वायु एवं जल यातायात में भी किया जाता है। इसके अलावा मूक, बधिर एवं अंधजन मुख्य रूप से सांकेतिक भाषा का प्रयोग
करते हैं। प्रयोग के आधार पे तो भाषा के दो ही रूप हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन एक भाषा का रूप और है, वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग प्राचीन काल में होता था। प्राचीन काल में सांकेतिक भाषा प्रचलन में थी। इसके अलावा सड़क यातायात, वायु और जल मार्ग, जल यातायात में इसका प्रयोग किया जाता है सांकेतिक भाषा का। इसके अलावा जो मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, बधिर जो सुन नहीं सकते, अंधजन मतलब जो देख नहीं सकते, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन करो। अब हैं भाषा के अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप। अन्य रूप में राजभाषा, जो कि सरकारी कार्यालयों की कामकाजी भाषा। हिंदी के अलावा अंग्रेजी एवं उर्दू। राजभाषा जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें काम में आने वाली भाषा वो राजभाषा होती है। तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी और उर्दू भी राजभाषा है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। उर्दू और अंग्रेजी भी सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। दूसरी है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। वह भाषा जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और दो भाषा हो रहा है, पहले आप ये नोट डाउन कर लो। तीसरा है बोली। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। उसका एक दायरा होता है, एरिया होता है, उसी क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है। जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी, ब्रज, ये अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग स्थान पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, सीमित क्षेत्र। फिर चौथा है मातृभाषा। घर एवं परिवार में बालक द्वारा सीखी हुई भाषा। कहने का मतलब मातृभूमि की भाषा।
मातृभाषा, घर एवं परिवार में जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, वो होती है हमारी मातृभाषा या मातृभूमि की भाषा। बोली सीमित क्षेत्र में, मतलब राजस्थान के लोग राजस्थानी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, पंजाब के पंजाबी बोलते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, तो राजभाषा होती है वो सरकारी कार्यालयों में कार्य जो किया जाता है उसको राजभाषा बोलते हैं। राजभाषा में इंग्लिश और उर्दू, अंग्रेजी और उर्दू भी शामिल की हुई है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नोट डाउन करो इसको। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तब से हम 14 सितंबर को, इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और तब से हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, यह बात संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखी हुई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। फिर तीसरा अपना पॉइंट है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है हिंदी विश्व की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, ये मान्यता प्राप्त है, ये लिखा हुआ है। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी विश्व की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। नोट डाउन करो इसको। भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया, भाषा क्या होती है, भाषा के कितने टाइप होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे लिपि।
लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट या लिखने की विधि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वहीं लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ये तो हो गया लिपि का शाब्दिक अर्थ। और लिपि किसे कहते हैं? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट या लिखने की विधि। और लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ भाषा और उनकी लिपियाँ। एक साइड में हम देखेंगे भाषा और एक साइड में हम देखेंगे लिपि। पहला है हिंदी। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। पंजाबी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। तमिल। तमिल की लिपि भी तमिल है। फिर है संस्कृत। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी। फिर है बांग्ला। बांग्ला की लिपि बांग्ला। फिर है उर्दू। उर्दू की लिपि है फारसी। तो इस तरीके से एक साइड में हमने भाषा लिखी, एक साइड में हमने लिपियां लिखी कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, तमिल की तमिल है, संस्कृत की देवनागरी, बांग्ला की बांग्ला है, उर्दू की फारसी है। नोट डाउन करो। हमने भाषा पढ़ लिया, लिपि पढ़ लिया, अब है व्याकरण। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के
जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने एवं लिखने का बोध कराता है। लिखने का बोध कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने एवं लिखने का बोध कराता है। व्याकरण के अंग तीन होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये आपका टॉपिक था भाषा, लिपि एवं व्याकरण। व्याकरण के ये जो 3 अंग हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का जो ये आपको टॉपिक पढ़ाया है इससे रिलेटेड मैं आपको एक PDF का होमवर्क दूंगी जो आपको कंप्लीट करना है। कुछ भी समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।